नमस्कार। एक और बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर, चेयरमैन और मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग ने सोमवार यानी 26 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मार्क जुगरबर्ग ने यह सब बातें अमेरिकी संसद की न्यायपालिका कमेटी को लिखे गए एक पत्र में लिखी हैं। यह कमेटी सोशल मीडिया जानकारियों को कैसे सही तरीके से साझा किया जाए, इसको लेकर काम कर रही है। यह कमेटी सोशल मीडिया पर दबाव, उससे फैलाई जाने वाली भ्रामक सूचनाओं और इससे संबंधित बातों की भी जांच कर रही है। दुनिया के सामने अब सच्चाई उजागर हुई है, जो लोग चौंक रहे हैं। मार्क जुगरबर्ग ने खुलासा किया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के समय बाइडेन परिवार को लेकर छापी गई एक स्टोरी को भी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर रोका। जुगरबर्ग ने बताया कि ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के कहने पर किया गया। जुगरबर्ग ने कहा कि वह अब ऐसा नहीं करेंगे और कोई भी स्टोरी नहीं रोकेंगे। जुगरबर्ग ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि सरकारी दबाव गलत था और मुझे इस बात का दुख है कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोला। मुझे यह भी लगता है कि हमने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जिन्हें आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें नहीं लेते, क्योंकि अब नई जानकारी भी हमारे पास आ गई है। जैसा कि मैंने उस समय अपनी टीमों से कहा था, मुझे लगता है कि हमें किसी भी हालत में किसी भी प्रशासन के दबाव के कारण अपने मानकों से समझौता नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो हम अब उसका विरोध करेंगे। इस पत्र में लिखा है कि 2021 में व्हाइट हाउस सहित बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यंग्य सहित कुछ कोविड-19 सामग्री को सेंसर करने के लिए महीनों तक हमारी टीमों पर बार बार दबाव डाला और जब तक हम सहमत नहीं हुए तो हमारी टीमों के ऊपर निराशा जताई। अंततः यह हमारा निर्णय था कि किसी सामग्री को हटाना है या नहीं और हम अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। पत्र में बताया गया कि मेटा पर कोविड काल के दौरान सूचनाएं दबाने का दबाव बनाया गया। इस दौरान व्यंग्य तक हटाने को लेकर बाइडेन प्रशासन का दबाव था। पत्र में जुगरबर्ग ने 3 बातें सीधे तौर पर स्वीकार की। बिडेन हैरिस एडमिन ने अमेरिकियों को सेंसर करने के लिए फेसबुक पर दबाव डाला। फेसबुक ने अमेरिकियों को सेंसर कर दिया और फेसबुक ने हंटर बिडेन लैपटॉप संबंधी स्टोरी का गला घोट दिया, जो कि इनको दिखाई जानी चाहिए थी। ये जानकारी सामने आने के बाद 2 बातें साफ हो जाती हैं। पहला, अमेरिका और यूरोपीय देशों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी को लेकर जो रुख है वह ढकोसले से भरा हुआ है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हद तक सरकार के प्रोपेगेंडा का टूल बन गए हैं। यह बड़े देशों के मन मुताबिक छोटे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने का भी टूल बन गए हैं। इसके साथ ही अपने दायरे से निकलकर चुनावी नतीजों को भी प्रभावित करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया की कार्यप्रणाली पर बनी यह कमेटी के सामने कुछ और बड़े खुलासे हुए। जुगरबर्ग ने इस पत्र में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा देने पर भी सफाई दी है। जुगरबर्ग का कहना है कि 2020 के समय उन्होंने कई समूहों को चंदा देने का फैसला किया था। यह चंदा जुगरबर्ग की पत्नी के ट्रस्ट से दिया गया। जुगरबर्ग का कहना है कि वह इससे कई पक्षों में सही तरीके से बांटना चाहते थे, लेकिन फिर भी यह एक पार्टी को ज्यादा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह दोबारा नहीं होगा। फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार कई सूचनाओं को दबाने का आरोप लगता है। कोविड महामारी के समय भी ऐसी ही कई सूचनाओं को दबाने के आरोप लगे थे। कई चुनावों को भी प्रभावित करने का आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगता रहा है। जुगरबर्ग के इस खुलासे ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह के हुक्म को मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो इसका जवाब है, इनका हाल भी टेलीग्राम सीईओ पावेल ड्यूरोव की तरह होगा। यानी डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले अमेरिका, यूरोपीय देश इन पर केस लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम के सीईओ पर
फ्रांस आखिर भड़का क्यों, जिसने जहां गिरफ्तारी हुई है? तो आपको बता दें कि टेलीग्राम ने अफ्रीका में फ्रांसीसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। अफ्रीकी लोगों ने फ्रांसीसी कब्जा करने वाली सेना के खिलाफ अपना सारा विरोध, प्रतिरोध और बाकी सब कुछ टेलीग्राम के जरिए ही आयोजित किया और जनता के सामने लाया। रूसी भाड़े के सैनिक जाहिर है अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेलीग्राम ने उनके लिए फ्रांस की सैन्य स्थिति को खराब करने में अहम भूमिका निभाई, खास तौर पर अफ्रीका में। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध में कई मृत नाटो सैनिकों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद CIA और नाटो कमांड अब रूस में छिड़े युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को छिपा नहीं सकता। गाजा में इजरायली नरसंहार और कत्लेआम के बारे में भी जानकारी का मुख्य स्रोत टेलीग्राम ही रहा। गाजा में रहने वाले पत्रकारों द्वारा टेलीग्राम चैनलों पर यहूदियों द्वारा बच्चों की हत्या के हजारों वीडियो पोस्ट किए गए। टेलीग्राम के सूचना प्रवाह तंत्र पर कंट्रोल करने के लिए ही टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरो की गिरफ्तारी की गई। इन कयासों को अब बल मिलने लगा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं और अनिल गौड़ जी। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे अनिल गौड़ जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहला सवाल यही कि आज के दौर में सोशल मीडिया पे अपना वर्चस्व स्थापित करना कितना बड़ा खेल है महाशक्तियों के लिए? देखिए, सोशल मीडिया आज के वर्तमान समय में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल जाहिर है कि चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, चाहे वो आम जो लोग हों, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है, ये भी हम जानते हैं। और विश्व में जो भी ऐसे तत्व जो कि अतिवाद, आतंकवाद और अनेक तरीके की जो नकारात्मक प्रवृत्तियों से ग्रसित हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को, अपने अनेक तरीके की साजिशों को रखते हैं। सोशल मीडिया में विशेष रूप से ऐसे सोशल मीडिया के टूल जो कि इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसमें कि जो मैसेजेज होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, उसको अन्य कोई देख नहीं सकता। और ऐसे इस तरीके के जो सोशल मीडिया टूल्स का जो दुरुपयोग है वो अनेक तरीके की जो नकारात्मक अतिवादी आतंकवादी ताकतें करती हैं, ये हम जानते हैं। चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो अफ्रीका में ऑपरेट कर रहे अनेक आतंकी संगठन हो, अनेक तरीके की विश्व भर में जहाँ पे आतंकी जो साजिशें रची जाती हैं उसमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से सरकारें सोशल मीडिया के जो भी मैसेजेस पर वो अपना एक्सेस कई बार मांगती हैं, क्योंकि कई बार संदिग्ध गतिविधियां सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती हैं। टेलीग्राम के ऊपर इसी तरीके के आरोप हैं कि वो उनकी टूल का इस्तेमाल करते हुए फ्रांस के विरुद्ध अफ्रीका में साजिश कर दी गई। उसी तरीके से टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हुए अनेक तरीके की जो है संजीव जी, बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा का टूल बनके ये क्या हासिल कर लेंगे। जहां तक टेलीग्राम की बात है, जब वो रसिया में था और सूचनाओं के प्रवाह को खुले तौर पे दिखा रहा था, तब यही पश्चिमी यूरोपीय देश खुल के उसकी तारीफ कर रहे थे, क्रांति का कहते थे, ये बिगुल बजा रहे हैं। जब इनकी क्रांति इनके दरवाजे पे आई तो ये बिलबिला गए। अब कह रहे हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह की गलत सूचनाएं हैं, आपराधिक सूचनाएं हैं, ड्रग्स का अवैध कारोबार चल रहा है। इसका मतलब है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। संजीव जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रसून जी कि जो विश्व में जो भी सरकारें हैं और जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, जो प्राइवेट
संस्थाएं हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट जगत है, सभी के लिए ये आवश्यक है कि वो नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज में एक बैलेंस स्थापित करें। नेशनल सिक्योरिटी की भी अपनी जगह आवश्यकता है और सिविल लिबर्टीज का भी कर्टेलमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आम लोगों को इससे बाधाएं हों। लेकिन अगर किसी टूल के माध्यम से कोई बड़ी तरीके की नकारात्मक गतिविधियां चल रही हैं, साजिशें चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी लगाम लगाया जाना आवश्यक है और उसके लिए भी इस तरीके के जो टूल्स पर जो एक लेकिन अब यही एक बड़ी पतली सी लकीर खिंच जाती है जब हम सुरक्षा की बात करते हैं। अनिल गौड़ जी, आपसे जवाब चाहूंगा कि जब रसिया के अंदर के मामलों को उभारा जाता है या सामने लाया जाता है, तब यही यूरोपीय देश खूब स्वागत करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, लेकिन जब उनकी करतूतों को अपनी करतूतों को उजागर होते देखते हैं तो ये बिलबिलाते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि कई बार छोटे देश इसका खामियाजा उठाते हैं, भारत जैसे बड़े देश भी उसका खामियाजा उठाते हैं। प्रोपोगंडा इस तरीके से फैलाया जाता है कि बड़े देशों के हितों की पूर्ति होती रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये जियोपॉलिटिक्स जो इस तरह में हो रही है और उसका जो टूल बन रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उससे भारत कैसे निपटे? जी, पहली बात तो ये है, देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो जितने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जी, वो एक टोटल हिपोक्रेटिक हैं फ्री स्पीच के मामले में। बिल्कुल कहते कुछ है पर उनका मतलब कुछ और होता है। और जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, वो यही चाहते हैं कि दूसरे देशों की खिल्लियां उड़े और हमारे देश के बारे में कोई ऐसी बात ना करे। अब ये जो देख लीजिए, आपने अभी आपके ओपनिंग रिमार्क्स में आपने हंटर बाइडन का नाम लिया था कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हंटर बाइडन एक ऐसी चीज है जो बाइडन का बेटा है और वो यूक्रेन के अंदर भी इन्वॉल्व है, चाइना के अंदर भी इन्वॉल्व है, और कई कहते हैं कि ये जो कोविड का जो ये रिसर्च चल रहा था उसके अंदर भी इन्वॉल्व था, जो कोविड का जो वायरस था ये। और उसकी ही वजह से ये सारा का सारा पहले जो यूक्रेन के अंदर इलीगल जो चल रही थी लेबोरेटरी जहाँ पे ये हो रहा था, वो बाद में उनको शिफ्ट किया गया वहाँ पे चीन के अंदर। और इसके अलावा बाकी आर्म डीलिंग वगैरह में बहुत कुछ में वो इन्वॉल्व है। और अभी उसके खिलाफ जो है वहाँ पे सुनवाई भी चल रही है, सेनेट में भी चल रही है, और उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में भी चल रही है। तो जब ये ऐसी खबरें बाहर आती हैं तो एकदम वो सेंसरशिप लगाते हैं। अब आज के दौर में मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सिर्फ टेलीग्राम रह गया था ऐसा जो प्लेटफॉर्म, और अब जो एक्स है, जो अब ट्विटर, जब ये एलन मस्क ने ले लिया ट्विटर को और उसको एक्स में बदला, ये दो ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे टोटल फ्री स्पीच है। आप जो मर्जी लिख सकते हैं उधर, आप जो मर्जी कह सकते हैं उधर, आप जिसको मर्जी कुछ कह दें, जो मर्जी पोस्ट कर लें, कोई सेंसरशिप नहीं है इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये इनके जो मैं कहूँगा जो उनके ओनर्स हैं या इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से। रह गई बात फेसबुक और जो आपका व्हाट्सएप है, उसके ऊपर टोटल एक सेंसरशिप है। आज आप कोई भी चीज लिख लीजिए, कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ या मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ, या ये जो हो रहा है यूरोप में या हिंदुस्तान में या कहीं पे भी, आप देखिए आपके जो है फेसबुक अकाउंट बैन हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप अकाउंट। अनिल गौड़ जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं। इसी से एक सवाल निकलता है कि आखिर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? अरब कंट्रीज को, अमेरिका को, या भारत जैसे देशों को कमजोर कर रहे हैं? इसके पीछे कौन है? देखिए, इसके पीछे जो है ये जो जिसको हम डार्क स्टेट कहते हैं, डार्क स्टेट। अब डार्क स्टेट है क्या? डार्क स्टेट एक ऐसा एक जुट बना हुआ है, जॉर्ज सोरोस, CIA और बाकी जो ऐसे ये हैं कुछ एजेंसीज हैं जो लगी हुई हैं, जो चाहती हैं कि जो भी सरकार कहीं पे भी हो वो हमारे मुताबिक ही चले और हमारी ही सरकार हो। आप देख लीजिए, अमेरिका ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कितना देशों को तख्ता पलट किया है, कितना इसने, CIA ने, इवन यूक्रेन ले लीजिए, अभी जो लेटेस्ट ये यूक्रेन आपके सामने है, ये भी तख्ता पलट के ही जेलेंस्की को बिठाया वहां पे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी वो कहते हैं
वो जो हंटर बाइडन और जो बाकी इनके जो काले धंधे थे वो है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं आपको, देखिए एक ब्लैक वाटर करके एक कंपनी है। अब वो ब्लैक वाटर कंपनी क्या है, हर चीज के अंदर आप देख लीजिए, आमदीन होगी उसके अंदर वो होगी, वो कोई और चीज होगी उसके अंदर होगी, वो सारी चीजें, और उसको ओन कौन करता है, उसका मालिक कौन है उसका, ये सारे जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो हैं उसके मालिक। आप ये जो टेलीग्राम चैनल है, आज फ्रांस ने इसको क्यों अरेस्ट किया, इसको वो कहते तो हैं कि देखिए जी इसके अंदर वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि जो इंसान इनको अपनी इंफॉर्मेशन, इनको अपना जो सीक्रेट जो कीज है वो नहीं देगा, कि भाई इसको इंक्रिप्शन जो करते हैं उसकी कीज नहीं देगा, उसको ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि फ्री स्पीच चले, वो अपने घोर काले धंधे जो है उसको छुपाने के लिए। चलिए संजीव श्रीवास्तव जी, ये डीप स्टेट की भूमिका को आप किस तरीके से मौजूदा आर्थिक शक्तियों के युद्ध में किस तरीके से आंकते हैं, इसका क्या महत्व है? जी एक चीज मैं बीच में सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। बांग्लादेश देख लीजिए क्या हुआ है, ये भी डीप स्टेट की ही कारनामा है, जहाँ पे एक मिलिट्री कू हो गया, साइलेंट मिलिट्री कू हो गया। संजीव जी, आज के दौर में महाशक्तियां जो युद्ध लड़ रही हैं उसमें डीप स्टेट की क्या भूमिका है, और ये भूमिका वास्तव में है या केवल एक तरह का आकलन है, अंदाजा है, कयासबाजी है? देखिए, डीप स्टेट एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है, और डीप स्टेट जाहिर है कि ये सामने आकर के अपना काम नहीं करते हैं, ये बिहाइंड द कर्टेन्स जो है स्ट्रिंग पुल करते हैं, सारी स्थितियों पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, और वो काफी शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीप स्टेट के माध्यम से अनेक तरीके की जो नकारात्मक गतिविधियां कंडक्ट की जाती हैं, और जाहिर है कि डीप स्टेट की जो चुनौती है और उसकी जिस तरीके का उसका एक ओवरवेलमिंग जो और सीक्रेट जो एक प्रभाव रहता है हर जगह, वो जाहिर है कि पूरी मानवता के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती मैं कहूंगा ये है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस डीप स्टेट के ऊपर ज्यादा जो है बेहतर तरीके से समझदारी नहीं बनी है, और जिसकी की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल को इस माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने इस विषय को उठाया है और इस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक नकारात्मक शक्तियां हैं। जाहिर है कि वो सामने आकर के इसीलिए कुछ काम नहीं करते क्योंकि उनकी जो मंशाएं होती हैं, उनका जो पूरा इंटेंशन होता है वो बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता से भरा होता है, और उसमें हर तरीके का करप्शन, हर तरीके का मैनिपुलेशन, और इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। और ये जाहिर है कि डीप स्टेट की जो चुनौती है वो जैसा कि मैंने कहा कि पूरी मानवता के समक्ष ये एक सीक्रेट है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके बारे में अधिक से अधिक चर्चा हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा जी। और अभी जो वर्तमान समय में ये जो घटना जो अभी आपने जिक्र किया टेलीग्राम का, इसके पीछे भी डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से मानता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले जो भी शक्तियां हैं वो यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तोड़ने की कोशिश करें तो ऐसे चीजों, ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल डुरो, उनको रिहा किया जाना चाहिए, और उनकी जो गिरफ्तारी जाहिर है कि एक तरफा है। यदि आप डुरो को गिरफ्तार करते हैं तो फिर जुकरबर्ग का क्या होगा, क्योंकि जुकरबर्ग के प्लेटफॉर्म पे भी अनेक तरीके की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन जुकरबर्ग जाहिर है कि उन्होंने अनेक तरीके के समझौते किए और अनेक तरीके से कंप्रोमाइज करते हुए वो अब इस तरीके की स्थिति में आ गए हैं कि वो उनके ऊपर कोई ज्यादा चुनौतियां नहीं पेश की। लेकिन जुकरबर्ग ने जो खुलासे किए हैं उससे तो लगता है कि अमेरिका के मुंह पे कालिक पुत गई, अमेरिकी सरकार के मुंह पे कालिक पुत गई है। अनिल गौड़ जी, डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले इन देशों के बारे में अब पब्लिक क्या सोचेगी? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, पब्लिक को तो पता है ये जो देश है, जो स्पेशली अमेरिका है और फ्रांस वगैरह जैसे देश हैं जो अपने आप को बड़े एक
कहते हैं जी हम जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्री स्पीच और ये सारा जो जिस तरीके से उसके बड़े गुण गाते हैं। इवन यूके, आज आप देख लीजिए यूके में क्या हो रहा है। यूके में आप इसके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ पोस्ट कर दें किसी के बारे में, उसको 2-2, 4-4 साल की सजा दे रहे हैं वो। तो ये तो, और जहाँ रेप हो रहा है, जो कोई रेप कर रहा है, चाहे बच्चों का कर रहा है, चाहे वो यंग बच्चों का 6, 8 साल, 9 साल के बच्चों को, उनको वो छोड़ रहे हैं। आज ये हो गया। बेहद अहम बात कर रहे हैं, तो बेहद अहम बात कर रहे हैं अनिल गौड़ जी। जी, यह दोहरा चरित्र आखिर हमें कहाँ ले जा रहा है? और दूसरा, अमेरिका या महाशक्तियों को, खासकर अमेरिका की बात की जाए तो उससे लगता है कि वह कहीं भी स्थिर सरकार नहीं चाहता है। वह चाहता है हर देश में अस्थिरता बनी रहे ताकि उसकी मनमानी चलती रहे। अगर यही सोच है तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, भारत कहाँ खड़ा है? देखिए यही तो बात है सारी। आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका नहीं चाहता कि कहीं पे भी स्थिरता, कोई देश में स्थिरता हो, स्पेशली उन देशों में जहां उसका माल उसको बिकता हो या जो उसे जो हथियार खरीद सकता हो। आप देख लीजिए आज जो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है वो किसकी देन है? वो अमेरिका की देन है, जिसने कि कहा जी सदाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और उसके साथ में टोनी ब्लेयर की जो प्राइम मिनिस्टर यूके के थे वो भी जुड़ गए। उन्होंने कहा हाँ जी चलो जी इसके ऊपर अटैक कर दो, और वहां निकला क्या? कुछ नहीं। पर आज उसका क्या हुआ, क्या नतीजा क्या हुआ? आज आपके पास ISIS खड़ा हो गया है, आपके पास दूसरे खड़े हो गए, कट्टरपंथी खड़े हो गए, जिनको संभालना मुश्किल हो गया है। पर अमेरिका चुप बैठा है। क्यों? क्योंकि उसका हथियार बिक रहे हैं। उसके जो आसपास के जो मुल्क हैं वो उससे हथियार ले रहे हैं, उससे हवाई जहाज ले रहे हैं। वो कहते ठीक है। आज यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि वो जो यूरोप के अंदर जो एक अमेरिका के खिलाफ एक जो आवाज खड़ी हो रही थी और कह रहे थे कि जी हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, हम अपना डिफेंस करेंगे, आज वो सारे चुप हो गए हैं। अब वो उन्होंने वहां से F-16 भी ऑर्डर कर रहे हैं, बाकी चीजें भी ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ तक कि गैस और तेल भी अमेरिका से ले रहे हैं महंगे उसके ऊपर, क्योंकि रशिया के उसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया उन्होंने जी। तो अमेरिका जो है वो एक ऐसा देश है जो यही चाहता है कि उसका जो उसका बिजनेस, उसका व्यापार, उसका जो सारा ट्रेड है वो चलता रहे और अपनी शर्तों पे चलता रहे। संजीव श्रीवास्तव जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में भारत के लिए क्या विकल्प बचे हैं? क्या भारत को अपनी सोसाइटी को क्लोज सोसाइटी बनानी चाहिए जैसे चीन बना रहा है, या भारत के पास क्या विकल्प है ऐसी महाशक्तियों के छद्म युद्ध को लेकर? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत अपने निर्णय स्वयं करता है, किसी के दबाव में आकर के कोई कार्य नहीं करता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर हम चलते हैं, और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। और जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज में एक बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता है, और इसके लिए भारत लगातार प्रयास करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो ऐसे डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं, वो जहां कहीं भी एक्टिव हैं, चाहे वो अपने देश में हो, चाहे वो विदेशों में हो, जहां कहीं भी हैं, इनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इनके द्वारा जो भी नकारात्मक कृत्य किए जाते हैं, जो भी ऐसे आर्बिट्रेरी जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जाहिर है कि उनको रोकने की आवश्यकता है। और इस तरीके रोकने की आवश्यकता है। और दूसरा ये भी समझ होनी चाहिए कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही हैं वह स्वाभाविक तौर पे नहीं आ रही हैं, बल्कि उसको आयोजित प्रायोजित करके आपके सामने परोसा जा रहा है। आपका दिमाग बदला जा रहा है और वो महाशक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पे कोई सूचना आती है तो आप अपने मन से उसका विश्लेषण करिए और फिर फैसला करिए। ऐसा ना हो कि आप अफवाह के एक नए दौर में, नए बाजार में खड़े होते हुए खुद को पाइए। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए APN न्यूज के साथ।